चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदियों के महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में। यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी एक काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, जो हमारे बुक में भी दिया है, ठीक है, और जो बहुत महत्वपूर्ण काव्य है उनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, ये द्विवेदियों के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और बहुत ही ज्यादा इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन वाला टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, सब जगह इनसे क्वेश्चन आता है। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बात किया जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी कवि का पढ़ेंगे तो उसका जन्म, जन्म स्थान जानते हैं। तो अगर जन्म की बात किया जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म, तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब जन्म जब होगा तो जन्म स्थान भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि जन्म स्थान नहीं होगा। तो जन्म स्थान की बात किया जाए तो जन्म स्थान है इनका आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? आजमगढ़। आजमगढ़ का नाम सुने हो? हाँ, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब जन्म स्थान पता चल गया, जन्म पता चल गया, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ खास तो है नहीं। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था? जब भारत को आजादी मिली थी। कब? 1947 ईस्वी में, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण तथ्य। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य, ठीक है, यानी पॉइंट डाल के हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट है, स्टार वाला पॉइंट है पहला, कि हरिओत जी के क्वेश्चन पूछा था, हरिओत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिओत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। हरिओत जी की सबसे क्या है? प्रसिद्ध, यानी बहुत ज्यादा डिमांडिंग रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध रचना है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आए या ना आए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, इसमें तो आएगा ही। तो समझ में आ रहा ना? प्रिय प्रवास हरिओत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है और ये पूछा जाता है कि आधुनिक काल का महाकाव्य कौन सी रचना को कहा गया है? तो आधुनिक काल का महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही कहा गया है। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम, प्रिय प्रवास, अगला पॉइंट, प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद करिए लो। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तुम लोगों में कि प्रिय प्रवास की रचना किसकी है, बस सिंपल सा। लेकिन हाँ, तो ये सिंपल सा हो जाएगा तुम लोग, लेकिन इसमें हार्ड बना सकता है कैसे कि सबसे प्रसिद्ध रचना है। दूसरा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम मतलब पहला, ठीक, प्रथम महाकाव्य माना जाता है या माना गया है, ठीक है, ठीक है। ये स्टार वाला सब क्वेश्चन है, ये सब आते पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। अगला है प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम। ये इसका पहले प्रिय प्रवास नाम नहीं था, कुछ और नाम था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम
प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रज ब्रजगाना विलाप था। क्या था? ब्रजगाना विलाप, ब्रज गाना विलाप। ठीक है, यानी पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था। ठीक है, हाँ, ब्रज गाना विलाप। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है स्टार वाला क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला, कि हरिओंठ जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंठ जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तो गणपति चंद्र गुप्त, गणपति गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओंठ जी को क्या कहकर पुकारा है? आधुनिक काल का सूरदास। सूरदास तो भक्ति काल में थे ना, हाँ, आधुनिक काल का सूरदास, आधुनिक काल का सूरदास कहकर पुकारा है। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, यानी किसने कहा था। चीजें क्लियर हुआ? ये स्टार बना सकता है हो, क्योंकि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तुम लोगों में आए या ना आए, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एसआई वाला में पूछा जा सकता है, जो इंस्पेक्टर वाला होने वाला है एग्जाम मार्च में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा हिंदी साहित्य से, क्योंकि हिंदी साहित्य, हाँ, हिंदी साहित्य क्या है, सिलेबस में है यूपीएसआई का। 40 को क्वेश्चन आएगा और 40 को क्वेश्चन यही सब आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अगला है श्री कृष्ण शतक, श्री कृष्ण शतक, श्री कृष्ण शतक, श्री कृष्ण शतक ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में इनकी प्रथम काव्य रचना है। ब्रज भाषा में इनकी प्रथम काव्य क्या है? रचना है। ठीक है, श्री कृष्ण शतक ब्रज भाषा में इनकी प्रथम काव्य रचना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया कि नहीं? अगला है पॉइंट है, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं किया है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही क्या किए हैं? रचना किए हैं। शतक है, शतक। ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओंठ थे वो कौन सी भाषा में रचना करते थे, तो क्या बताओगे? ब्रज और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं करते थे। ठीक है, अगला है रस कलश, रस कलश जो है, रस कलश हरिओंठ जी की रीति ग्रंथ रचना है। हरिओंठ जी की कौन सी रचना है? रीति ग्रंथ। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, थोड़ा स्टार वाला पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है 8वां पॉइंट। ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में जानेंगे कि जो अगला पॉइंट है हम लोग का, हरियोथ जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि मिला इनको? कवि सम्राट की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि हरियोथ जी जो थे इनको कौन सी उपाधि दिया गया है? तो कवि सम्राट के। ठीक है, तो चलो हरियोथ जी को, अगला पॉइंट हम लोग का ये स्टार वाला पॉइंट है, हरियोथ जी को, हरियोथ जी को कौन सी उपाधि दिया गया है? कवि सम्राट का। ठीक है, कवि सम्राट का उपाधि, यानी कवियों के सम्राट किसको कहा गया है? और इधर से बताए हरियोथ जी को। तो अगर बात किया जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोथ जी की, तो इनका जन्म की बात किया जाए तो 15 अप्रैल 1865 में जन्म हुआ था। जन्म स्थान था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु की बात किया जाए तो 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझे तो जो प्रिय प्रवास जो है हरियोथ जी का रचना, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक, और ये खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य माना गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजगाना विलाप था। ब्रजगाना विलाप बाद में चेंज होकर प्रिय प्रवास। गणपति चंद्रगुप्त ने हरियोथ जी को आधुनिक काल का क्या कहकर पुकारा था? तो सूरदास। क्या कहकर पुकारा है? सूरदास। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर श्री कृष्ण शतक जो था इनकी रचना, इन्होंने इसकी कौन से ब्रज भाषा में जो किया था, ये प्रथम काव्य रचना। प्रथम क्या है? काव्य रचना। अगला है, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं में क्या किया है? रचना किया है। रस कलश हरियोथ जी की रीति ग्रंथ रचना है, यह मानी गया है। हरियोथ जी को कवि सम्राट की उपाधि भी दिया गया है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं, मिटा देना इसको। अगले थोड़ा इनकी रचनाएं डालते हैं, हेडिंग डालो प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये महत्वपूर्ण बातें पढ़ लिए, अब थोड़ा रचनाएं पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं थोड़ा जान लेते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं, और रचनाएं से ही क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट वाला इस वजह से हम पढ़ा दिए कि अगर क्या पता किसी का दिमाग फिर गया, हार्ड बनाने का मन कर दिया, तो स्टेटमेंट डाल दे, फिर वहां से फंस जाओगे तुम लोग, निकल नहीं पाओगे, वहां पे दम तोड़ दोगे। तो अब जब स्टेटमेंट वाला बता दिया है कि अगर यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर ले जाएंगे। हालांकि उतना हार्ड देता नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। पिछले बार का रिजल्ट बहुत बेकार किया है, हिंदी में भी लोगों को फेल कर दिया है। और हिंदी में फेल तो सब में फेल, ये यूपी बोर्ड के क्या है नियम है कि हिंदी में फेल हुए तो सारे विषय में फेल समझा जाएगा, चाहे तुम सब में क्यों ना अच्छे लाए हो, पास हो। तो हिंदी को हल्के में लेना पाप है। ठीक है, अब नदी किनारे वाला सांप तो नहीं है लेकिन बहुत दुख होगा। प्रमुख रचनाएं, हाँ थोड़ा जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। पहली प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास। पहला कौन सा है? प्रिय प्रवास, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय प्रवास। ठीक, तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, कब की बात है? 1914 ईस्वी। ठीक है, इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओथ है, बताने की जरूरत नहीं है। यह 1914 में प्रकाशित हुआ था, यहाँ पे लिख दिया, कंफर्म हो गया, कोई जरूरत नहीं है। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, ये अभी बता चुके हैं, कुछ देर पहले ही बताई, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया इसको। ठीक, हाँ अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या पूछता है। सर्ग जैसे नहीं, सर्ग सर्ग वाले सर्ग की बात नहीं होती, जैसे कि क्या बोलते हैं, देखते हो दो लाइन लिखने के बाद पॉइंट आता है, फिर अगला दो लाइन, फिर ऐसे चलता रहता है, तो ऐसी कितनी सर्ग है? तो 17 है। क्वेश्चन पूछा जाता है महत्वपूर्ण बातें प्रिय प्रवास से, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या, तो 17 है। प्रिय प्रवास
में स्वर्गों की संख्या कितनी होगी? 17। हाँ, प्रिय प्रवास में स्वर्गों की संख्या 17। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आए या ना आए, टीजीटी पीजीटी केवीएस में आता है। ठीक है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एसआई हो, एलटी ग्रेड हो, सब में आएगा। यहाँ पे भले ही थोड़ा कम आए, लेकिन आने की संभावना है। अब पूछता है प्रिय प्रवास में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? कौन सा रस का प्रयोग हुआ है प्रिय प्रवास में? तो श्रृंगार और करुण रस। हाँ, इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है? श्रृंगार और करुण रस। तो श्रृंगार रस और करुण रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, और करुण के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, कि दोनों आजकल चल रहा है यही सब। तो कोई श्रृंगार कर रहा है तो कोई करुण रस कर रहा है। यानी श्रृंगार मतलब सजना संवरना, और करुण मतलब शोक यानी दुख। ठीक है, हाँ, इसे महाकाव्य किसने कहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा किसने दिया है? तो आचार्य, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को क्या कहा है? महाकाव्य। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, महाकाव्य नहीं माना है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहे हैं, हो गया है, थोड़ा सुधार कर लेते हैं। आचार्य राम शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा नहीं दिया, यानी दूसरे जो कवि है वो लोग दिए हैं, लेकिन शुक्ल जी ने नहीं दिया, महाकाव्य की संज्ञा नहीं दिया। अब नहीं वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से ऐसे कवि है जिसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा नहीं दिया है, महाकाव्य नहीं माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे पॉइंट बनता है, इस वजह से इतना बताना जरूरी है। ठीक है, अब हो गया, अगले इनकी रचना है, ये एक ही रचना थी। अरे गधो, ये एक ही रचना थी, प्रिय प्रवास। अब इसके बारे में कुछ हम बता दिए एक्स्ट्रा। ठीक है, चाहते तो यहीं से निकल जाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा बता दिए ताकि तुमको कोई भी कहीं से भी कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है, अगला है वैदेही वनवास। अगला क्या है? वैदेही वनवास। वनवास, ठीक है, ये 1940 कब की बात है? 1940। यह वाल्मीकि बोल रहे हैं, इसमें 18 को स्वर्ग है। कितना स्वर्ग? 18 स्वर्ग। ठीक है, हाँ, इसमें स्वर्गों की संख्या है 18 को। ठीक है, 18 स्वर्ग। अब बात किया जाए कि यह कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ठीक, अगर अगला बात किया जाए किस पे डिपेंड है, तो वाल्मीकि रामायण पे। ये किस पे है निर्भर? वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण से इसको लेकर लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है ना, उसी को सेम इसमें लिखा गया है वैदेही वनवास में, वाल्मीकि रामायण पर आधारित, रामायण पर आधारित। ठीक है, तो वैदेही वनवास किस पे आधारित है? वाल्मीकि रामायण पे। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 को है। यह कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है, ना कि महाकाव्य। ठीक, हाँ, हाँ, तो ये 3 को पॉइंट यहां से भी निकला है कि सर्गों की संख्या 18, कैसा काव्य? प्रबंध काव्य। किस पे आधारित? वाल्मीकि रामायण पर आधारित। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा आते हैं हम लोग परिजात। तीसरा किस पे आते हैं? परिजात। तीसरा क्या है? परिजात। ठीक है, इसमें परिजात की अगर बात किया जाए तो ये भी 1940 में है। कब का? हाँ, इसमें सर्गों की संख्या 15 है।
इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15, इसमें 18 और उसमें 17। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह भी एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। अब अगला रचना जो है हम लोग का कृष्ण शतक। अगला क्या है? कृष्ण शतक। अगला है कृष्ण शतक। ठीक, ये 1882 में लिखा गया। कब लिखा गया है? 1882। नेक्स्ट है हम लोग का रसिक रहस्य। अगला क्या है? रसिक रहस्य। ठीक, ये है 1899। कब है? छठा है हम लोग का प्रेम प्रपंच। क्या है? प्रेम प्रपंच। ठीक है, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में। कब लिखा गया? अगला है चुभते चुभते चौपदे। चौपदे। अगला है चोखा खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? चोखा। लिट्टी चोखा वाला है, लिखो चोखे चौपदे। नेक्स्ट है रस कलश। ठीक, हाँ मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हम बता चुके हैं। अब इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, परिजात है, कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच है, चुभते चौकदे, चोखे चौपदे, रस कलश। अब इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, इसमें छांट पाना मुश्किल है। जितना भी रचना है सब इम्पोर्टेंट है। 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। अब प्रिय प्रवास इम्पोर्टेंट है, वैदेही वनवास इम्पोर्टेंट ही है, फिर रसिक रहस्य इम्पोर्टेंट है, फिर चुखदे चौपदे और रस कलश, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग छाट नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक जगह से क्वेश्चन आता है। प्रेम प्रपंच से भी पूछ लेता है, कृष्ण शतक से भी पूछ लेता है, परिजात से भी पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा सा जगह है, जगह होगा तो इनकी 2 गो नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नाटक 2 गो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है नाटक इनकी कौन कौन सी है। तो एक है ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ। पहला नाटक है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। हाँ, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठे अठो, ठीक है, ठठेरा वाला ठो। दूसरा है अधखिला फूल। दूसरा क्या है? अधखिला फूल। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना किसकी है या किसने लिखा है। हाँ, तो अभी नाटक अंदर जाएंगे तब ना नाटक। तो ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है। ठीक है, फिर दूसरा है अधकिला फूल। ठीक है, अब बात किया जाए कि सॉरी, ये नाटक लिखवा दिए क्या? ये उपन्यास है। सुधार करो सुधार करो सुधार करो उसको। ये क्या है? उपन्यास है, नाटक नहीं है। ठीक है, इसको अभी सुधार कर लो। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है। अधखिला फूल भी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अगर नाटक की बात किया जाए, अब इनके आते हैं नाटक पे। अब आते हैं नाटक पे। तो नाटक है रुक्मणी विजय। नाटक क्या है? 2 गो नाटक है इनका, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी विजय। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी विजय। ठीक है, ये 2 इनका क्या है? नाटक है। कविता पे आते हैं थोड़ा सा। कविता, इनकी कविता की बात किया जाए तो पलक पावड़े। कविता क्या है? पलक पावड़े। ठीक,
इनकी कविता है। हाँ, पलक पावड़े इनकी कविता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, इनका रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जो है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर इनका जन्म स्थान की बात किया जाए तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1947 में। अगर बात किया जाए इनकी प्रमुख रचनाएं तो प्रिय प्रवास है जो 1914 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इसमें प्रिय प्रवासों में सर्गों की संख्या है 17। इसमें श्रृंगार प्लस करुण रस दोनों का प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल जी इसे महाकाव्य की रचना नहीं मानते हैं। अगले इनकी रचना है वैदेही वनवास। इसमें 18 गो सर्ग है। ये प्रबंध काव्य है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। अगला है परिजात जो 15 गो सर्ग है। परिजात में 15 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग। ठीक है। अगला है कृष्ण शतक, फिर रहस्य शतक, फिर प्रेम प्रपंच, फिर चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और रस कलश। ये इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास की बात किया जाए तो ठेठ हिंदी का ठाठ है। अधकिला फूल है। नाटक की बात किया जाए तो प्रद्युम्न विजय है, रुक्मणी विजय है। कविता की बात किया जाए तो पलक पावड़े। ठीक है। अब यहां तक हो गया तो हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले जो हमारे कवि है द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण कवि वो भी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हम लोग जब अगला क्लास जब चलेगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर उसके बाद एक कवि केवल बच जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद से द्विवेदी युग खत्म, तृतीय उत्थान स्टार्ट, छायावाद स्टार्ट हो जाएगा। छायावाद में 4 कवि, उसके बारे में पढ़ेंगे छायावाद में जब समय आवा तब।